फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, यानी जब इन्फ्लेशन हो रही होती है, जैसे रूटीन है कि चीज़ों की कीमतें वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं। प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड एंड एसेट्स विल बी अंडर स्टेटेड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और रीज़न ये है कि जब आपने पुरानी वैल्यू पे एसेट ख़रीदा होता है तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज होती है। डेप्रिसिएशन कम होने से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है और एसेट की जो वैल्यूज़ हैं वो भी कम हो जाती हैं। अब एसेट की वैल्यू कैसे कम हो जाती हैं, हालांकि डेप्रिसिएशन तो कम चार्ज हो रही है, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट की वो ही कम शो हो रही होती है। अगर आपने एक एसेट 100 रुपीज़ पे शो किया हुआ और 10 की डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसे 90 पे शो करते हैं तो नया एसेट तो आ ही 120 का रहा है। तो आप एसेट को शो कर रहे हैं 90 पे, न्यू एसेट वैसा 120 का आ रहा है, तो आपका एसेट अंडर स्टेट हो रहा होता है। एसेट विल बी ओवर स्टेटेड तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका अपोजिट है। प्रॉफिट एज वेल एज एसेट विल बी अंडर स्टेटेड, ये भी गलत है। डेप्रिसिएशन विल बी ओवर स्टेटेड, डेप्रिसिएशन बेसिकली कम हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। सेकेंड है हमारे पास अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर कॉस्ट मॉडल। फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्कुल ये बतानी चाहिए जहाँ पर अवेलेबल हो। डेप्रिसिएशन मेथड भी कॉस्ट मॉडल में रेलिवेंट होता है। रिकन्सिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड, ये भी कॉस्ट मॉडल में रेलिवेंट है। रेजिडल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। वैसे ऑब्वियसली जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए तो रेलिवेंट है, लेकिन ये एज अ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड काज नेगेटिव नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले है डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये तो क्योंकि कैश फ्लो ही नहीं है तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो पे फ़र्क नहीं पड़ता। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, इससे इन्वेस्टिंग के आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे तो ये भी रेलिवेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स, जब क्रेडिट सेल्स बढ़ जाती हैं तो उससे आपकी जो रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और कैश कम हो जाता है। तो कैश सेल करेंगे तो देखें आपके पास कैश ज़्यादा होगा, क्रेडिट सेल्स करेंगे तो रिसीवेबल ज़्यादा होंगे, कैश कम होगा, क्योंकि रिसीवेबल से पैसे आने में कुछ वक्त लगता है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये फाइनेंसिंग से ताल्लुक है इसका, तो ये भी इरेलीवेंट है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अ कंपनी पेज टू इट्स सेल्समैन अ मिनिमम सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स। तो जो मिनिमम सैलरी है दैट इज फिक्स्ड एंड कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स जो है वो है वेरिएबल। सेल्समैन टोटल रिम्यूनरेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्योंकि इसमें फिक्स पोर्शन भी है और वेरिएबल भी है तो इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहा जाएगा। इसे आप सेमी फिक्स्ड भी कह सकते हैं, मिक्स्ड कॉस्ट भी कह दिया जाता है। इसके बाद है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन। अल्फा क्लब्स फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू इट्स मेंबर सब्सक्रिप्शन। तो हम जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो है सब्सक्रिप्शन इनकम की और 31 दिसंबर 2019। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 2018 से में रिसीव हुई 2019 से रिलेटेड, यानी ये जो पिछले साल एडवांस रिसीव हुआ हुआ था। उसके बाद है जी जो टोटल पैसे 2019 में रिसीव हुए और लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर है वो बेसिकली इसका मतलब है कि 2018 के पैसे 2019 में मिले तो ये 2018 के एंड पे रिसीवेबल थे। 2019 से रिलेटेड सेम ईयर में मिल गए और कुछ एडवांस मिल गए तो ये भी एडवांस है। और ये फ्रॉम रिसीवेबल मिले। 14 लाख जो हैं वो इसी साल के हैं। उसके बाद है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2018, तो ये आउटस्टैंडिंग बेसिकली मीन रिसीवेबल। और फिर 2019 से रिलेटेड जो 2019 में ही आउटस्टैंडिंग है वो भी रिसीवेबल।
तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सब्सक्रिप्शन इनकम बतानी है। इसमें अब एडवांस और रिसीवेबल्स तो कुछ हमारे सामने हैं, लेकिन हमें इसका टी अकाउंट बना लेना चाहिए और उससे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। बट यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, उसको फोकस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो ये 90,000 है, ये इन 150,000 में से मिला है। तो बाकी 60,000 अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तो ये 2019 के पैसे 325,000 है, लेकिन 60,000 का और रिसीवेबल भी बन जाता है, जिससे हमारे पास टोटल रिसीवेबल बन जाएगा 385,000। उसके बाद हमारे पास ये कि 2019 में टोटल पैसे कितने रिसीव हुए। जो टोटल कैश रिसीव हुआ 90,000, 14 लाख एंड 200,000, इन सबको हम टोटल कर लें तो 16,90,000 की फिगर बनती है। तो अब इस डाटा को सिंपली हमने एक टी अकाउंट में इनकॉर्पोरेट कर लेना है। तो 150,000 हमारा ओपनिंग रिसीवेबल है, दिस इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग रिसीवेबल 385,000 है, जैसे यहाँ कैलकुलेट किया। ओपनिंग एडवांस 180,000 है एज गिवन। क्लोजिंग एडवांस जो है वो ये 200,000 की फिगर है। टोटल जो कैश रिसीव हुआ दैट इज 16,90,000। तो जब इन सारी फिगर्स को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो जो डिफरेंस है वो 19 और 5,000 का है। तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। A company has current ratio and quick ratio of 2.0 and 0.8 respectively. If the company uses its positive cash balance to pay a creditor, it will. तो इससे इफेक्ट क्या होगा? अच्छा, सिंपल सी बात है कि जो करंट रेशो क्विक रेशो सब में आपने ये देखना है कि अगर रेशो आपकी 1 से अबव है तो कैश पेमेंट करने से आपकी रेशो इंक्रीज़ होती है, और अगर 1 से कम है तो डिक्रीज़ होती है। तो ऑन दिस बेसिस जो आंसर हमारे पास होगा वो तो आई कैन टेल डायरेक्टली कि ये बी होगा। लेकिन इसको अब इलस्ट्रेट भी कर लेते हैं और देखते हैं कि जी अगर कुछ फिगर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो करंट रेशो इंक्रीज़ होगी और क्विक रेशो डिक्रीज़ होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि करंट रेशो 1 से अबव है और क्विक रेशो 1 से बिलो है। सो ये देखें कि जी लेट्स अज्यूम कि करंट रेशो अगर हमारे पास 200 और 100 की बेस पे 2.0 आ रही है और आप 20 की कैश पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो कैश भी कम हो जाएगा और करंट लाइबिलिटीज़ भी कम हो जाएंगी, उससे आपकी रेशो इंक्रीज़ हो रही। अच्छा, इसी तरीके से क्विक रेशो को फोकस करें तो हम कहते हैं जी 80 के क्विक एसेट्स हैं और 100 की करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो जिससे 0.8 जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ आ रहा है। और अगर अब आप 20 की पेमेंट कर दें तो क्विक एसेट्स मज़ीद कम हो जाएंगे और करंट लाइबिलिटीज़ भी कम तो हो जाएंगी, लेकिन रेशो जो है वो मज़ीद डिक्लाइन करेगी। तो रेशो जब 1 से अबव हो तो पेमेंट करने से क्रेडिटर को वो बढ़ जाती है, और अगर 1 से कम हो तो वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट बने। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज गियरिंग रेशो? अच्छा, गियरिंग रेशो जो होती है दैट इज डेट डिवाइड बाय इक्विटी या डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो गियरिंग जितना ज़्यादा डेट होगा उतनी ज़्यादा गियरिंग होगी। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर या तो डेट इंक्रीज़ हो जाए तो गियरिंग रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी, या इक्विटी डिक्रीज़ हो जाए तब भी गियरिंग रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें अपने जो ऑप्शन हैं उनमें से ये ढूंढना है कि किससे डेट और इक्विटी पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहला है जी इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब शेयर आप इशू करेंगे प्रीमियम पर तो उससे आपकी जो इक्विटी है वो बढ़ जाएगी। तो हमें इक्विटी का इंक्रीज़ बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विटी का डिक्रीज़ होगा तो गियरिंग रेशो बढ़ेगी। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर भी शेयर इशू करें तो इक्विटी तो बढ़ेगी, थोड़ी कम अमाउंट से बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी तो सही, तो स्टिल इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होगी।
इशू ऑफ बोनस शेयर करने से इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं आता, बिकॉज आप कहेंगे कि रिटेन अर्निंग डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट या कोई और रिजर्व डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विटी। जबकि डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड से जब डिविडेंड पे किया जाता है तो रिटेन अर्निंग आप डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट करेंगे, तो इससे आपकी इक्विटी कम हो जाएगी। और इक्विटी कम हो जाएगी तो देखें ये सेम इम्पैक्ट इन दो ट्रांजेक्शन में आ रहा है, सो डी हमारा आंसर है। Which of the following statement is correct in the context of capitalization of borrowing cost? If funds have been arranged from various general borrowing, the amount to be capitalized is based on a weighted average cost of borrowing. और इस weighted average cost को capitalization rate कहते हैं, तो ये statement correct है। आंसर तो हमारा हो गया, लेकिन बाकी में भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या गलती है। Capitalization always commences as soon as expenditure for the asset is incurred। तो ये ऑलवेज वाली बात इसमें गलत हो जाती है, क्योंकि तीन क्राइटेरिया हैं, एक्सपेंडिचर भी इनकर होना चाहिए, नेसेसरी एक्टिविटीज़ भी शुरू होनी चाहिए और बोरिंग कॉस्ट भी इनकर होनी चाहिए। तो जस्ट एक्सपेंडिचर इज नॉट द क्राइटेरिया। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कंटिन्यूज अंटिल द एसेट इज ब्रॉट इनटू यूज, ये भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि सस्पेंड भी हो सकती है, तो ऑलवेज वाली बात ठीक नहीं है। जब एक्टिव एक्सटेंडेड पीरियड में इंटरप्ट हो जाती है एक्टिव डेवलपमेंट, तो हम सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन भी कर देते हैं। Capitalization always commences as soon as borrowing costs are incurred. Once again, always ठीक नहीं है। Yes, this is one of the criteria कि borrowing cost should be incurred, लेकिन दो क्राइटेरिया और भी हैं कि एक्सपेंडिचर भी लगना चाहिए और नेसेसरी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। तो बाकी स्टेटमेंट्स में बेसिकली ऑलवेज इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम एंड दो स्टेटमेंट्स आर नॉट कंप्लीट और इनकरेक्ट टोटली, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है और उस वेटेड एवरेज कॉस्ट को हम कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। That's all. Share your feedback in the comments below.